गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम बेटा डिस्कशन करेंगे सेकंड मेथड ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज इनकम मेथड। इसके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड के बारे में बताया और साथ साथ ये भी सिखाया था कि ये जो तीन मेथड्स हैं ये सर्कुलर फ्लो की फेजेस से ही जनरेट होते हैं, यानी कि वॉट एवर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड जनरेट इक्वल अमाउंट ऑफ इनकम एंड वॉट एवर द इनकम इज जनरेटेड इज इक्वली स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि एक्सपेंडिचर किया जाता है, सेविंग कुछ नहीं होती। इसलिए तीन मेथड्स बनते हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये जो इनकम मेथड का कंसेप्ट है बेटा, ये फैक्टर इनकम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, यानी कि हम इस मेथड में रेसिडेंट्स के थ्रू जो भी उनको फैक्टर इनकम जनरेट हुई है बाय देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज, यानी कि रेसिडेंट्स ने जो भी प्रोडक्टिव सर्विसेज की और इन रिटर्न जो भी उन्हें फैक्टर इनकम जनरेट हुआ है उसका सम टोटल करके हम इस मेथड में नेशनल इनकम को ऑब्टेन करते हैं। या यूं कहें कि इन दिस मेथड वी गेट ए टोटल ऑफ फैक्टर इनकम इन टर्म्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा जनरेटेड बाय द रेसिडेंट्स इन वन फाइनेंशियल ईयर, यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट और भी काफ़ी टर्म्स होती हैं। ये सब कुछ जो नॉर्मल रेसिडेंट्स ने वन फाइनेंशियल ईयर में जनरेट किया है उसका सम टोटल करने पर हमें नेशनल इनकम ऑब्टेन हो जाती है। तो बार बार टर्म आ रही है बेटा फैक्टर इनकम, इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि फैक्टर इनकम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि फैक्टर इनकम में शामिल होंगी, कौन उसके पार्ट्स होंगे, या फैक्टर इनकम के पार्ट्स किसे कहा जाता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स। तो उसके पहले आपको डोमेस्टिक इनकम का कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। और डोमेस्टिक इनकम का कंसेप्ट क्या कहता है कि द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर इज नॉन एज डोमेस्टिक इनकम, यानी कि डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट क्या हुआ बेटा, NDPFC सिखाया मैंने आपको। तो आपको बताया है मैंने, जब भी FC आता है तो हम सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम कहते हैं, और जब भी एग्रीगेट में MP आता है तो हम सम टोटल ऑफ मार्केट प्राइस कहते हैं। तो NDPFC यानी कि डोमेस्टिक इनकम का कंसेप्ट क्या कहता है कि डोमेस्टिक इनकम है क्या, डोमेस्टिक टेरिटरी में एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट हुई है उसका अगर सम अप कर दिया जाए, सम टोटल कर दिया जाए, तो उसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। 93 में बेटा एक जर्नल पब्लिश हुआ था, वो जर्नल वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस दोनों ने मिलकर प्रकाशित किया था उसे, और उस जर्नल के अकॉर्डिंग ही कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम टॉपिक को समझाया जाता है। आपकी बुक में ये जो मैंने बोला है, जो जानकारी दी है, ये लिखी हुई है, आप वहाँ पर देख सकते हैं इसे। तो इस जनरल के अकॉर्डिंग, जो कि यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक ने 1993 में ही दे दिया था, उसके अकॉर्डिंग ऐसे क्या कंपोनेंट्स हैं जिनको मिलाकर फैक्टर इनकम कंसेप्ट कहा जाता है। तो उसमें सबसे पहला कंपोनेंट आता है बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इन शॉर्ट COE भी कहा जाता है।
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन मतलब मेहनताना, जो एम्प्लॉइज ने मेहनत की है उसके बदले में जो उन्हें रिवॉर्ड मिला है, दैट इज द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इट इज द रिवॉर्ड और द मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट given by the employer to employee directly or indirectly for their productive services। अब दो वर्ड आ रहे हैं बेटा, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर। एम्प्लॉई जो वर्क कर रहा है, कर्मचारी जो है ना, और एम्प्लॉयर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो नौकरी प्रोवाइड कर रहा है, जो जिसके यहाँ पर हम जॉब कर रहे हैं, दैट इज नॉन एज द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉई को दिए जाने वाले वो सभी मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट जो उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिए जाते हैं, वो कहलाते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब इस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के भी फर्दर पार्ट्स किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहला पार्ट वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, यानी कि जो भी वो महीने भर मेहनत करता है, सैलरी कब मिलती है बेटा? एट द एंड ऑफ द मंथ। तो वेजेस एंड सैलरी, अब वेजेस भी यूज कर रहे हैं हम टर्म और सैलरी भी यूज कर रहे हैं। तो वेजेस टर्म यूज की जाती है बेटा जब एम्प्लॉय होता है कॉन्ट्रैक्चुअल, परमानेंट, सॉरी टेम्पररी जब वो होता है ना। तो टेम्पररी अगर लेबर है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा वेजेस, और अगर वो एम्प्लॉय हमारे लिए परमानेंट है तो हम वर्ड यूज करेंगे सैलरी का। तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश का मतलब ये है कि जो भी हमें मंथ एंड पर हमारे काम के बदले में रिवॉर्ड, मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाता है, उसे वेजेस एंड सैलरीज इन कैश कहते हैं। इसके एग्जांपल्स वेजेस एंड सैलरीज तो है ही सही, साथ साथ जब भी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग हो तो बोनस का डिक्लेरेशन किया जाता है, तो बोनस भी इसी का पार्ट होंगे। जितने भी डीएनएस अलाउंस होते हैं, है ना, यानी कि जिसे महंगाई भत्ता कहा जाता है, या सेल्स पर, यानी कि कहीं सेल्स वाली जॉब रहती है, आप अगर टारगेट इतना अचीव करते हैं तो आपको इतना कमीशन जनरेट होगा, तो वो आपकी मेहनत का पार्ट है। तो ऑल द वेजेस एंड सैलरीज, कमीशन, बोनस, DNS allowance are a part of wages and salaries in cash। बात आई बच्चों आपको समझ में? अब वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में क्या नहीं आता है वो सीखिए। इसमें अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय टूर पर गया है ना, यहाँ से चित्तौड़गढ़ से जोधपुर गया है और उसको आने जाने में लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा होगा, यानी कि TAD, ट्रैवलिंग अलाउंस जिसे हम कहते हैं। तो जब उसने उस ट्रैवलिंग अलाउंस का एक बिल बनाया और कंपनी में रीएम्बर्समेंट के लिए दिया, तो वो बिल रीएम्बर्स हो जाएगा। तो ऐसे ट्रैवलिंग अलाउंस या ऐसे बिल्स को हम COE यानी कि इस वेजेस एंड सैलरीज का पार्ट नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते बेटा? क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि वो सारा कुछ आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन है। आपने अपनी जॉब को बेटर परफॉर्म करने के लिए वो सारे खर्चे को परफॉर्म किया है। ये बात अलग है कि वो खर्चा आपको क्या हो गया, रीएम्बर्स हो गया है ना। तो हम इसमें ये चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में क्या आता है, क्या नहीं आता है। सेकेंड कंपोनेंट, wages and salaries in kind। in kind का मतलब होता है नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। अब सैलरी आ रही है, पैसा आ रहा है, दैट इज द कैश, दैट इज द मॉनिटरी बेनिफिट। अब कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो अपने एम्प्लॉइज की लॉयल्टी उन्हें रोकने के लिए, उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन में सरवाइव करने के लिए कुछ एड ऑन बेनिफिट्स देती हैं। और वो एड ऑन बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? जैसे फ्री एकोमोडेशन हो गया बच्चों, फ्री में आपको कार दी गई,
है ना, फ्री मील फैसिलिटी दे रखी है। अगर वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्कूल से टाई अप है या स्कूल का सेटअप है तो वहाँ पर आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड में। अब वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड में क्या नहीं आएगा? अगर मान लीजिए आपको अपनी जॉब को परफॉर्म करते समय किसी यूनिफॉर्म को पहनना है ना, जैसे जो नर्सिंग स्टाफ होता है ना, अब नर्सिंग स्टाफ को वो ड्रेस कहाँ से मिलेगी? ऑब्वियस सी बात है, हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कराएंगे। या हो सकता है आप कहीं पर कोई ड्राइवर हो, एम्बुलेंस के ड्राइवर हो, तो वो एम्बुलेंस आपका क्या हो गया? जॉब का हिस्सा हो गया। वो यूनिफॉर्म क्या हुई? आपकी जॉब का हिस्सा हो गई। तो इस तरह से ऑन द जॉब यूज़ करने वाले व्हीकल्स और ऑन द जॉब यूज़ की जाने वाली यूनिफॉर्म कभी भी वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड का पार्ट नहीं होती है, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट कंजप्शन। आप उसे डिलीवर करने के लिए, अपने काम को डिलीवर करने के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। फाइन बच्चों, तो ये पहला कंपोनेंट था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब हम इसका दूसरा कंपोनेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट डिस्कशन करते हैं और उसका नाम है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस है क्या बच्चों? ऑपरेटिंग सरप्लस एक तरह की इनकम है जो कि हमें या तो जनरेट होती है हमारी प्रॉपर्टी से, या फिर हमें जनरेट होती है वो इनकम एंटरप्रेन्योरशिप से। यानी कि इट इज द सम टोटल। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? सम टोटल है। किसका सम टोटल है? आइदर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, पहला पॉइंट, और दूसरा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस एक तरह की इनकम का सम टोटल है। कितने तरह की इनकम शामिल होती है ऑपरेटिंग सरप्लस में? या तो वो इनकम आपको जनरेट हो आपकी प्रॉपर्टी से, या फिर आपको जनरेट हो आपके एंटरप्रेन्योरशिप से। तो इन दोनों की इनकम का सम टोटल कहा जाता है बच्चों ऑपरेटिंग सरप्लस। अब हम इसके भी फर्दर पार्ट्स करेंगे, यानी कि ये क्या होता है इससे भी डिटेल में देखेंगे, और ये कंपोनेंट क्या होता है इसके भी डिटेल करेंगे। आइए, जैसे पहला पार्ट है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्या है उसके अकॉर्डिंग बेटा इनकम का कंसेप्ट डिसाइड होगा, है ना। जैसे अगर आपकी प्रॉपर्टी है लैंड यानी कि जमीन, तो आपको ऑटोमेटिकली उस जमीन की ऑनरशिप से, यानी कि उसके मालिक बन जाने से, लैंड क्या है? एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जब आप उस एफओपी की सर्विस दोगे तो कुछ इनकम जनरेट होगी। तो लैंड की ऑनरशिप से जो इनकम हमें जनरेट होती है उसे कहा जाता है बेटा रेंट। क्लियर? बात आ गई बेटा आपको समझ में? अब ये जो रेंट है ये एक्चुअल भी हो सकता है और इम्प्यूटेड भी हो सकता है ना। इसके दोनों कंसेप्ट्स हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल रेंट एंड व्हाट इज द इम्प्यूटेड रेंट। आपको कल वाली क्लास में मैंने ये दोनों बातें डिस्कशन की थी बच्चों,
कि इम्प्यूटेड रेंट क्या होता है, इम्प्यूटेड वर्ड का मतलब क्या होता है और एक्चुअल का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए एक्चुअल रेंट का मतलब क्या है, अगर आपने किसी ज़मीन को किराए पर लिया है, किसी बिल्डिंग को किराए पर लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है आप वो सर्विस यूज़ कर रहे हैं और उसके बदले में आप क्या पे करेंगे, रेंट यानी कि किराया पे करेंगे। अब इम्प्यूटेड रेंट क्या कंसेप्ट है, आपको इसकी प्रीवियस क्लास में मैंने एक प्रिकॉशन पढ़ाया था प्रोडक्ट मेथड में, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, यानी कि जिनकी खुद की ज़मीन है, खुद के मकान में वो लोग रह रहे हैं, तो अगर वो उसे किराए पर देते, उस ज़मीन को किराए पर देते, तो अनुमान एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग उन्हें लगभग कितना किराया मिलता, और ये एस्टिमेशन मार्केट की रेंटल वैल्यू के बेस पर किया जाता है। तो रेंट में हम दोनों कंसेप्ट्स को कंसिडर करेंगे, फर्स्ट वन इज द एक्चुअल एंड सेकंड वन इज द इम्प्यूटेड। ये हुआ इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर आपके पास प्रॉपर्टी के रूप में है बेटा कैपिटल, तो इस तरफ तो क्या है, एफओपी पढ़ते हुए जा रहे हैं और इस तरफ क्या आ रही है, फैक्टर इनकम आ रही है। तो कैपिटल हमें कौन सी फैक्टर इनकम जनरेट करके देता है, इंटरेस्ट। यस, द करेक्ट आंसर इज इंटरेस्ट। यानी कि कैपिटल फैक्टर इनकम पर जो इनकम जनरेट होगी उसे कहा जाता है बेटा इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट के लिए एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये इंटरेस्ट केवल वहीं पर कंसिडर होगा व्हेन द कैपिटल और द लोन इज टेकन फॉर द प्रोडक्टिव पर्पस, है ना। अब पर्पस दो हो सकते हैं, जैसे मेरी एक फर्म है और उस फर्म में मुझे नई मशीनरीज मंगानी है। उस नई मशीनरी मंगाने के लिए मुझे 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है। मैं बैंक के पास गया और बैंक से मैंने लोन लिया, उस लोन पर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। तो फर्म जब भी बेटा लोन लेती है तो फर्म का लोन हमेशा इन्वेस्टमेंट पर्पस या प्रोडक्टिव पर्पस कहा जाता है, और जब भी हम प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन लें या दें, वही इंटरेस्ट नेशनल इनकम का पार्ट होता है। ये तो बात सिखाई मैंने आपको प्रोडक्टिव पर्पस कैसे समझते हैं या इन्वेस्टमेंट पर्पस कैसे समझते हैं। अब कंजप्शन पर्पस, सपोज करिए मुझे एक कार की रिक्वायरमेंट है, मैं कार डीलर के पास गया और वहाँ पर मैंने लोन की कार्रवाई की, मुझे 5 लाख का लोन मिल गया कार खरीदने के लिए। तो वो कार मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए ला रहा हूँ। तो जब हम कोई भी असेट को पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो कहलाता है बेटा कंजप्शन पर्पस। और जब हम कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, यानी कि जब फर्म वर्ड आ जाता है, फर्म ध्यान रखिएगा, जब भी फर्म वर्ड आ जाए तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर्पस या प्रोडक्टिव पर्पस यूज होता है। तो कंजप्शन पर्पस के लिए इंटरेस्ट पे किया जाए या रिसीव किया जाए, इट विल नेवर बिकम ए पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, while the interest paid or received, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पस हो या प्रोडक्टिव पर्पस हो, वो हमेशा हमेशा नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। ठीक है बेटा। अब ये इंटरेस्ट भी एक्चुअल भी हो सकता है और इम्प्यूटेड भी हो सकता है। मैं आपको ऊपर सिखा चुका हूँ कि एक्चुअल क्या होता है और इम्प्यूटेड क्या होता है। अब कौन सा इंटरेस्ट आएगा और कौन सा नहीं आएगा ये भी मैंने आपको क्लियर किया है कि वो इंटरेस्ट जो प्रोडक्टिव पर्पस के लोन के लिए दिया जा रहा है, केवल वही इंटरेस्ट नेशनल इनकम में कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए अभी मैंने एग्जांपल दिया था फर्म का, यानी कि फर्म अगर लोन ले रही है और उस लोन पर इंटरेस्ट पे कर रही है, देन इट विल बिकम ए पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। हमने कार लोन लिया फ्रिज के लिए, है ना, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, दुनिया भर के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए आजकल लोन, इवन मोबाइल फोन्स के लिए भी लोन मिल रहा है आजकल। तो जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, अगर हम उनके लिए लोन लेते हैं और उन पर अगर इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो कंजप्शन पर्पस होता है, नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं किया जाता है।
बच्चों कई बार लोन्स की रिक्वायरमेंट यानी कि पैसे की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट को भी होती है, यानी कि गवर्नमेंट पब्लिक डेट वाले ऑप्शन पर जाती है। आप लोगों ने बिजनेस में फाइनेंशियल रिसोर्सेज करके एक टॉपिक पढ़ा होगा, है ना, जहाँ पर डिबेंचर्स भी होते हैं, है ना, गवर्नमेंट अपने शेयर्स वगैरह भी इंट्रोड्यूस करती है, यानी कि बेचती है, अपनी पब्लिक होल्डिंग्स का कुछ पार्ट सेल करती है ना। तो वहीं पर एक कंसेप्ट आता है पब्लिक डेट। डेट का मतलब होता है लोन, यानी कि सरकार जनता से लोन ले रही है। अब पब्लिक डेट यानी कि गवर्नमेंट जब लोन लेती है तो काफ़ी सिक्योर्ड है, यानी कि पब्लिक इसमें इन्वेस्ट करना चाहती है। गवर्नमेंट एक डिबेंचर बना के दे देती है, एक डॉक्यूमेंट बना के दे देती है कि हम आपसे इतना लोन ले रहे हैं, इतने सालों के बाद इतने इंटरेस्ट के साथ हम आपको ये पैसा रिटर्न बैक करेंगे, ठीक है। तो उसे कहा जाता है पब्लिक डेट। तो खास बात ये है, आपको ध्यान ये रखना है कि इवन अगर गवर्नमेंट भी अपने पब्लिक डेट्स के ऊपर जब जब इंटरेस्ट पे करती है तो वो इंटरेस्ट भी कंजप्शन पर्पस समझा जाता है, ना कि प्रोडक्टिव पर्पस। आप गवर्नमेंट वर्ड से कंफ्यूज ना हो। इवन द इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द पब्लिक डेट इज मीन्ड फॉर कंजप्शन पर्पस एंड नॉट फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। प्रोडक्शन पर्पस कब समझना है हमें? जब फर्म वर्ड यूज हो, यानी कि जब तक फर्म वर्ड नहीं आता है तब तक कंजप्शन पर्पस, अदरवाइज प्रोडक्टिव पर्पस वर्ड यूज होगा। तो ये बात हुई कैपिटल यानी कि इंटरेस्ट की। अगर मान लीजिए बेटा हमारे पास में कोई एक ऐसा नेचुरल असेट है ना, जैसे मेरे पास कोई माइंस है। अब मैं माइंस, जरूरी नहीं है कि मैं खुद ही ऑपरेट कर रहा हूँ, मैंने उस माइंस को किसी थर्ड पार्टी को लीज पर दे दिया है, यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति को लीज पर दे दिया है। लीज यानी कि एक हायर एग्रीमेंट कर लिया है हम दोनों ने कि आप इसका माइंस का इस्तेमाल करें और बदले में हमें एक निश्चित अमाउंट, निश्चित जो राशि है, डेफिनेट अमाउंट है, वो हर साल पे करते रहेंगे। तो हमारे इस तरह से नेचुरल असेट्स के ऊपर जब हम किसी को लीज देते हैं, कोई अधिकार देते हैं उसे यूज करने के लिए, तो उसके बदले में जो हमें मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है उसे कहा जाता है बेटा वारंटी। सो इट इज द थर्ड कंपोनेंट इन द हेडिंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी कि डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी है क्या। अगर आपकी प्रॉपर्टी जमीन है तो आपकी इनकम कहलाएगी रेंट, अगर आपकी प्रॉपर्टी कैपिटल है तो आपकी इनकम कहलाएगी इंटरेस्ट, और अगर आपकी प्रॉपर्टी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, माइंस है ना, कोल माइंस है, तो हमारी इनकम कहलाएगी रॉयल्टी। सो दिस इज द फर्स्ट classification of operating surplus, that is income from property. Now we are moving to the second category, that is income from entrepreneurship. आइए बच्चों उसे डिस्कस करते हैं। Now अब हम डिस्कशन करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस के सेकंड क्लासिफिकेशन का, यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस में हमने कहा था दो तरह की इनकम होती है। पहली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो हम डिस्कशन कर चुके हैं, नाउ इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो बच्चों ये भी एंटरप्रेन्योर भी क्या है, एक तरह का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ही पार्ट है। तो एंटरप्रेन्योर को जो फैक्टर इनकम जनरेट होती है उसे क्या कहते हैं, ये आपको सिखा रखा है बेटा मैंने, यस, उसे प्रॉफिट कहा जाता है। यानी कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड गेन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर इन रिटर्न फॉर हिज प्रोडक्टिव सर्विसेज। यानी कि एंटरप्रेन्योर ने जो भी प्रोडक्टिव सर्विसेज परफॉर्म किए हैं उसके बदले में जो उसे मेहनत के रूप में मिल रहा है, जो उसे रिवॉर्ड मिल रहा है, उसे कहा जाता है प्रॉफिट। क्लियर? यानी कि प्रॉफिट एक तरह से एंटरप्रेन्योर के पास वो अमाउंट है जो कि बच जाता है। इट इज दैट रेसिडुअल इनकम विच एंटरप्रेन्योर होल्ड्स आफ्टर पेइंग एक्सपेंडिचर फॉर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जितने भी एफओपी का उसने इस्तेमाल किया उन सबके पेमेंट करने के बाद में जो कुछ भी रेसिडुअल इनकम एंटरप्रेन्योर के पास बच जाती है उसे ही कहा जाता है प्रॉफिट। यानी कि इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप
क्या कह रहा है कि बेटा